सभी को नमस्कार। आज हम मई 2025 के पॉलिटी और गवर्नेंस के 20 एमसीक्यूज देखेंगे, समझेंगे और दिमाग में फिट कर लेंगे, जो कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पर बेस्ड है। आप हर क्वेश्चन पर वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। ये सेल्फ असेसमेंट, इवैल्यूएशन और क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। बिना किसी देरी के शुभारंभ करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन है आपका, रिगार्डिंग द सेंसस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। Census is a union subject under entry 69 of the union list. ये बिल्कुल सही है। Registrar General and Census Commissioner can add caste related questions without amending the Census Act 1948. ये भी सही है। Conduct of census is specifically mentioned in Article 340 of the Constitution. ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 340 बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए है, इसका सेंसस से कोई रिलेशन नहीं है। विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 1 and 2 ओनली। यस। Which of the following is are among the key objectives of including caste enumeration in the upcoming decennial census? Sub categorization within OBC groups for equitable distribution of benefits, बिल्कुल सही। OBC का कैटेगराइजेशन बोला गया है। Enabling reservation for religious minorities under Article 30. नहीं, रिलीजियस माइनॉरिटी और रिजर्वेशन का इससे क्या रिलेशन? नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, गलत है यानी कि। क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल कंप्रेहेंसिव नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑल कास्ट, हाँ ये बोला गया था कि डेटाबेस बनाना है। तो आपका आंसर अगेन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कास्ट सेंसस कंसिडर द फॉलोइंग। इट इज एक्सप्लिसिटली मैंडेटेड बाय द सेंसस एक्ट 1948, नहीं ये गलत है। Data generated is expected to aid rationalization of welfare schemes, हाँ ये बिल्कुल सही है। It will be used for evidence based subcategorization of OBCs, ये बिल्कुल सही है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी बात की थी। It directly determines income based EWS quota eligibility, ये गलत हो जाएगा कि EWS जो है वो इनकम बेस्ड है, यहाँ कास्ट की बात हो रही है, तो ये तो गलत ही है। सो अगेन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 and 3 ओनली। अगला देखते हैं। द टर्म प्राइवेट मेंबर्स बिल रेफर्स टू अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, ये सही हो जाएगा आपका। सबको इसका आंसर पता है कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है कोई भी मेंबर पास, मतलब कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है जो कि मिनिस्टर ना हो। With reference to procedure for private members bill in parliament, consider the following. A private members bill can be introduced within 1 month prior notice and permission of the presiding officer, हाँ ये बिल्कुल सही है। In Lok Sabha, normally the last 2.5 hours of business on Friday are allotted for private members bill. हाँ मतलब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली ऐसे ही होता है कि फ्राइडे को अलॉट किए जाते हैं लास्ट के 1-2.5 आवर्स के लिए, तो ये भी सही हो जाएगा। थर्ड है आपका, द फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज द मुस्लिम वक्फ बिल 1952, ये भी बिल्कुल सही है। आपका पहला प्राइवेट मेंबर बिल जो था वो मुस्लिम वक्फ बिल ही था। A private member needs no presidential recommendation even if it involves expenditure from the consolidation fund of India. सॉरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल गलत है कि एक्सपेंडिचर के लिए प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन जरूरी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 and 3 ओनली। The last private members bill that became law in India was passed in 1970. वो कौन सा एक्ट था? सुप्रीम कोर्ट एक्ट
जिसमें क्रिमिनल एपेलेट जुरिसडिक्शन का एनलार्जमेंट किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1970। Which of the following statements about private members bill in India are correct? They can seek to amend the constitution। हाँ बिल्कुल सही है, ये किया जा सकता है। They are discussed only on Fridays। नहीं, ये गलत हो जाएगा। Normally on Fridays होता तो राइट होता। Only on Fridays ये गलत हो जाएगा। They require presidential assent like ordinary bills once passed। हाँ ये सही है, presidential assent लगता है। They lapse automatically if not taken up on allotted Friday। नहीं, automatically lapse तो नहीं होता, तो ये गलत है। सो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 3 only। अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। In Amar Jain versus Union of India 2025, the Supreme Court held that option number A, right to digital access is part of fundamental right under Article 21। हाँ ये यही बोला गया था, तो ये तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो गया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, inclusive digital access as interpreted in Amar Jain case is most closely linked to transformative constitutionalism। हाँ यही राइट आंसर है आपका। कंसिडर दिस लैंडमार्क केसेस, अनुराधा भसीन 2020, राइट टू इंटरनेट एक्सेस, अमर जैन 2025, इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस, श्रेया सिंघल 2015, struck down section 66A of IT Act। Which of the above relate to fundamental rights under articles 19 and 21? सो ये अमर जैन वाला केस तो हमने अभी देखा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, और बाकी के दोनों भी बिल्कुल सही है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन गायत्री बलसमी वर्सेस ISG Novasoft 2025 pertained to extent of court's power to modify arbitral awards under Arbitration and कंसिलिएशन एक्ट 1996। हाँ तो यही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही है आपका। As per the Supreme Court ruling in Gayatri Balasamy versus ISG Novasoft 2025, courts can modify an arbitral award in which of the following circumstances? When invalid part can be severed from valid part of award। हाँ बिल्कुल सही, ये था। To correct clerical computation typographical errors, ये भी सही है। To modify post award interest in appropriate cases, ये भी सही है। To reassess quantum of damages on merit, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं गया था। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3 ओनली। Under the Arbitration and Conciliation Act 1996, an arbitral award may be set aside under Section 34 for conflict with people policy of India। हाँ बिल्कुल सही। पेटेंट इलीगैलिटी ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, ये भी सही है। मेयर एरर ऑफ लॉ बाय आर्बिट्रेटर, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 ओनली। India's legal framework for refugees and deportation primarily relies on ऑप्शन नंबर ए है आपका UN Refugee Convention 1951 and its 1967 प्रोटोकॉल। 1951 कन्वेंशन का तो इंडिया पार्टी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया आपका। फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, ये सही हो जाएगा आपका। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट रेफर्स टू, रिफाउलमेंट का मतलब होता है
कि अगर कोई रेफ्यूजी कहीं से आया है और उसकी जान को कहीं खतरा है और आप उसको वहीं वापस भेज रहे हैं, तो ये रिफाउलमेंट हो गया। तो यहाँ नॉन रिफाउलमेंट की बात हो रही है, यानी कि वहां नहीं भेजना है। ओके, सो रेफ्यूजीज कैनॉट बी डिनाइड सिटीजनशिप ऑफ होस्ट स्टेट। नहीं, ये तो गलत हो गया, का जबरदस्ती थोड़ी अपनी। रेफ्यूजीज कैनॉट बी डिपोर्टेड टू अ प्लेस वेयर दे फेस परसिक्यूशन। हाँ, यही सही है कि वापस नहीं भेज सकते जहां उनको जान का खतरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द सुप्रीम कोर्ट्स 2025 ऑर्डर ऑन राइट्स ऑफ पेडेस्ट्रियन, right to unobstructed, disabled friendly footpaths is protected under Article 21। हाँ, ये बिल्कुल सही है आपका। States and UTs were directed to ensure removal of encroachments from footpaths, ये भी बोला गया है। Court directed Parliament to enact a uniform law for pedestrians। नहीं, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। Which article was primarily invoked by the Supreme Court to protect pedestrian rights? Option number C, Article 21 यूज किया गया है। Sikkim became the 22nd state of India by which constitutional amendment act? 36th Amendment Act था 1975 का, so option number C again is the right answer. The integration of Sikkim into India was preceded by a referendum in 1975। हाँ, बिल्कुल सही। इंसर्जन ऑफ आर्टिकल 371F, ये भी सही है। पैसेज ऑफ 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। आर्टिकल 371F of the Constitution of India deals with स्पेशल प्रोविजन ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम। हाँ, ये तो अभी हम इसी के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। अंडर आर्टिकल 371F, which of the following is are provided? Representation of Sikkim in Parliament, special responsibility of Governor for law and order, continuance of Sikkim High Court as a separate entity। ये क्वेश्चन आपको करना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा टॉपिक कवर किया जा सके। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है या कोई करेक्शन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई वुड अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।